मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफ़ियों और उनके पिछड़ेपन की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। इसके बारे में बातें भी बहुत होती हैं और राजनीति भी। लेकिन क्या मुस्लिम समाज अपने साथ हुई इन नाइंसाफ़ियों के से सही मायने में रूबरू है? क्या मुस्लिम समाज अपने स्टेटस को सही मायने में समझ पाया है? अगर नहीं तो आप अपने मुस्तक़बिल के बारे में सही तरीके से ना ही प्लानिंग कर पाएंगे और ना ही अपने फ्यूचर को आप बदल पाएंगे। और इसी पिछड़ेपन से उभारने के लिए जो किताब आपकी सहायता कर सकती है वो है डिनायल एंड डेप्रिवेशन। इस किताब को लिखा है आईपीएस अब्दुर रहमान ने, जो कि महाराष्ट्र में आईजी रह चुके हैं और ये अब एक मुसलमान यंगस्टर्स के बीच में एक आइकॉन बन चुके हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के विरोध में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी इसके विरोध में, ताकि ये अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हो सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले सकें। इसलिए मुस्लिम नौजवान इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। डिनायल एंड डेप्रिवेशन बेसिकली दो रिपोर्ट के बारे में है और उनकी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करती है। और ये किताब बताती है कि सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस क्या थी, उसमें किन किन बातों को कहा गया, जस्टिस सच्चर के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ने किन बातों को सामने रखा, किस तरह से मुसलमान समाज की जो हकीकत है उसको बताया कि कितना पिछड़ा है ये समुदाय और कितना ज़रूरी है इनको इनकी पिछड़ेपन से निकालना, उससे उभारना। तो जो सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट ना करने के लिए कौन कौन ज़िम्मेदार है, क्या उसके पीछे गलत इंटेंशन थी या फिर राजनीति थी या फिर राइट विंग का दबाव था, जो भी था उन सारे पर्सपेक्टिव को ऑथर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं। ऑथर बताते हैं कि यूपीए 2 की जो इंटेंशन की भी बात करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें नहीं था इन रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। दूसरा, 2014 के बाद जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक खुले तौर पे अपना स्टैंड, एंटी मुस्लिम स्टैंड क्लियर कर दिया और दिखा दिया कि हम एंटी मुस्लिम हैं, इसलिए इन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है, इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो ऑथर बोलते हैं कि जो सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन है उसके छोटी छोटी रिकमेंडेशंस को तो ज़रूर इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन जो बड़ी चीज़ें थी जिसको अगर बदल दिया जाता, जिस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो मुसलमानों का जो पूरा का पूरा जो सिनारियो है, जो उनका स्टेटस है वो अब तक तब्दील हो चुका होता, उनकी पूरी डेस्टिनी चेंज हो चुकी होती। और ये तब होता जब इन दोनों रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस को साथ में इम्प्लीमेंट किया जाता। इसके अलावा ऑथर जो अब्दुर रहमान है वो बताते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर ही जो लीडर्स हैं उनका क्या रोल रहा इन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में, वो कितने सक्सेसफुल रहे, कितने नहीं रहे, अपने ज़ाती तौर पे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, और जो पॉलिटिशियंस हैं, मुस्लिम पॉलिटिशियंस, उनके रोल को भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट वे में डिस्क्राइब किया है। और अब्दुर रहमान उस सारे सीन को हमारे सामने एकदम क्लियर कर देते हैं, पिक्चराइज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं कि राइट विंग किस तरह से धमकियां दिया करता था कि हम नेशन वाइड एजिटेशन करेंगे, और कैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को एंटी नेशनल कहा गया, एंटी हिंदू कहा गया, और ये उन कहानियों को भी अब्दुर रहमान बहुत बखूबी पेश करते हैं कि जैसे कि जो फॉल्स चार्जेस जो लगाए जाते थे मुसलमान यंगस्टर्स के ख़िलाफ़, जो किसी भी एक नौजवान को उठा लिया गया और उनको टेरर केसेस में, फॉल्स टेरर केसेस में फंसाया जाना, फिर उनको बाइज़्ज़त बरी करना, इस तरह की हर एक कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश कर देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है या समझना है तो इससे बेहतर कोई किताब हो सकती है। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको रेफरेंस के साथ इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, बल्कि जो रेफरेंस उन्होंने दिए हैं उनको भी पढ़ के आप एक बड़ी सी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आपको ये सहायता देगी ये किताब। अगर आप इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया पे एंटी मुस्लिम कैंपेन से परेशान हो चुके हैं और राइट विंग मीडिया का मुसलमानों के पीछे पड़ने से लेकर अगर आप परेशान हैं और आपको लग रहा है ये सब क्या है, ये सब आपको नया लग रहा है, तो भी ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब्दुर रहमान बताते हैं कि किस तरह से इस रिपोर्ट के आने के 10 साल बाद तक का उन्होंने एनालिसिस किया है कि क्या क्या हुआ। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये एंटी नेशनल लेबल देना, एंटी नेशनल किसी को बुलाना, अगर
कोई भी मुसलमानों की हिमायत करता है तो वो एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, या हिंदू ख़तरे में, ये कुछ भी नया नहीं है, ये वही पैटर्न है, बस अब ये थोड़ा ज़्यादा डीप होता जा रहा है दिन ब दिन। और उसको काउंटर करने के लिए आपको अपने हालात के बारे में बखूबी समझना होगा कि आपका स्टेटस है क्या, उसके बाद ही आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं और अपनी इमोशनल इश्यूज से हटकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, अपने हक़ की बात करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि अब्दुल रहमान कहते हैं कि एक फ़ेज़ ऐसा आया जब मुसलमान इमोशनल इशू से हटकर काम की बात करने लगे, लेकिन जब एनडीए सरकार आ गई और वो एंटी मुस्लिम हेट्रेड एक पीक पर पहुंच गई और लिंचिंग्स होने लगी, तो उससे नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि अब मुसलमानों को ये फ़िक्र सताने लगी कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। तो पहला कंसर्न मुसलमानों को ये हो गया कि हमें अपनी जान बचानी है, और वो जो सवाल थे इनजस्टिस के और अपने हुकूक के, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। इस किताब का रिव्यू मैं पहले भी BHTV की अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पे बुक रिव्यू वाले सेक्शन में आपको अंग्रेज़ी में इस किताब का रिव्यू मिल जाएगा, जो मैंने इसके लॉन्च से ठीक पहले ही कर दिया था, और वो ठीक 1 साल पहले मैंने रिव्यू किया था। लेकिन अभी मैं आपको इसलिए इस किताब के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से इस्लामोफोबिया अपनी पीक पर है, जिस तरह से लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ रही नफ़रतों में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इस किताब के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही इस लॉकडाउन में मैंने इस किताब को बहुत गहराई से पढ़ने की और समझने की कोशिश की, हालांकि मैं इसको पहले भी पढ़ चुकी हूँ और हमेशा रेकमेंड करती हूँ। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि इस किताब के 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं शॉर्ट में वीडियोज़ बनाऊँगी, और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखें ताकि आप अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर पाएँ कि जो मुस्लिम इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस है मुसलमानों का इंडिया में, उसको आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से जब आप उन वीडियोस को देखेंगे, और मैं चाहूँगी आप उनको शेयर भी ज़रूर करें। तो 5 टॉपिक हैं जो मैंने इसी किताब से पिकअप किए हैं और मैं चाहती हूँ कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ और आप उन्हें देखें, शेयर करें। वो है वक्फ़। मैं वक्फ़ पे एक क्विक सा छोटा सा वीडियो बनाऊँगी जिसमें समझाने की कोशिश करूँगी कि वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, उसका मुसलमानों के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर मुसलमान इस बात को रियलाइज़ कर लें कि वक्फ़ कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उनके पास, कितना बड़ा रिसोर्स है उनके पास। साथ ही में एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स पे मैं बात करूँगी एक उससे अलग वीडियो में। फिर उर्दू लैंग्वेज क्या है, उससे जुड़े हुए मिथ्स और उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। और फिर मदरसा के बारे में मैं बात करूँगी। ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है क्योंकि मैंने इस पर एक रिसर्च भी की है, एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसके लिए मुझे इस किताब की बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली है मुझे। साथ ही साथ मैं माइनॉरिटीज़ और उनके राइट्स के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उसके बारे में क्या काम हुआ है, उस पर भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। और दोबारा इन सारे टॉपिक के लिए मुझे इस किताब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो मैं चाहूँगी कि जैसे ही आपको मौका मिले, हो सकता है लॉकडाउन में आप ये किताब ना पढ़ पाएँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद आप इसे ज़रूर ख़रीदें और पढ़ें और लोगों से शेयर करें, लोगों को बताएँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के दौरान जब तक आप ये किताब नहीं ख़रीद सकते हैं तो आप मेरे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी।